हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन सीरीज़ में नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट इमिट विथ पावर 200 वाट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट इमिटेड बाई ईच सोर्सेस हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो विल बी रेशियो पूछ रहा है ना नंबर ऑफ फोटॉन्स की। पहले दिया क्या है, पावर दिया है 200 वाट्स, यानी दोनों सोर्स का पावर जो है इमिशन यानी पर सेकेंड कितना 200 जूल इमिट हो रहा है, तभी तो वाट में आया ना। और उसके बाद इनका वेवलेंथ क्या है, पहले का 300 नैनोमीटर है और दूसरे सोर्स का 500 नैनोमीटर है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन का रेशियो बताओ दोनों सोर्स के लिए, है ना। तो देखो हमें फार्मूला पता है क्या कि एनर्जी अगर n फोटॉन हो तो एनर्जी का फार्मूला n hc बाई लैम्डा, यही होता है। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, है ना। अब उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो दो सोर्सेस के लिए देखना है। अब देखो यहाँ पे एनर्जी दिया है, यहाँ पे पावर। तो पावर क्या होता है एक्चुअली, एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क इज एनर्जी यार, या एन। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम 200 इंटू टाइम कर दें तो मिल जाएगा क्या, पहले सोर्स के लिए n1 लिखते हैं, h c तो सबके लिए सेम ही रहेगा और लैम्डा 1, और सेकेंड सोर्स का भी इतना ही है एनर्जी पर सेकेंड। तो टाइम का मल्टीप्लाई मैं कर दिया यानी e बन गया, है ना। तो इसके इक्वली तो तुम लिख सकते हो ना सेकेंड सोर्स के लिए भी, क्योंकि पावर सेम था तो एनर्जी सेम ही इमिट होगा टाइम के साथ। तो देखो अब इनमें ये गया बचा n1, इधर n1 अपान n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 करोगे कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। 300 नैनोमीटर अपान 500 नैनोमीटर, तो गया कटकुट के कितना आया 3:5, यानी रेशियो जो आया नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग अप विद द ईच सोर्सेज इज 3:5, यानी पहला सोर्स में 3 फोटॉन गिरेगा तब तक दूसरे सोर्स से 5 फोटॉन चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका वेवलेंथ हाई है, इसका मतलब कि एनर्जी उसकी कम होगी, इसीलिए। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि ये दे दिया है आपका गेट्स का कॉम्बिनेशन और बोल रहा है कि ट्रूथ टेबल बना दो इसके लिए। तो देखो यहाँ पे जो इससे कनेक्टेड है ना, यहाँ पे तो नॉट गेट है ये एंड, ये तो तुम लोग जानते हो यार, अच्छे से जानते होगे। एंड ये भी एंड, और ये है और ये है नॉट मतलब उल्टा, हमेशा उल्टा काम करने वाला, है ना। अगर 1 देंगे तो 0 कर देगा, 0 देंगे तो 1 कर देगा। और एंड वाला क्या कहेगा कि और दो, मतलब कि एक दिए तो एक और दो, तभी मैं आउटपुट 1 दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। और आर क्या बोलता है कि एक या दूसरा, और मतलब यानी 1 दो या 0 दो, मैं 1 दे दूंगा। तो जब 0 दोनों दोगे तभी 0 मिलेगा, लेकिन इसमें दोनों 0 दोगे तभी 0 और दोनों 1 दोगे तभी 1 मिलेगा। अगर 1 और एक 0 दोगे तो भी 0 दे देगा, क्योंकि एंड है, और चाहिए वाली कहानी है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं इसमें ना कि हाँ, इसमें ट्रूथ टेबल बताना है। तो दोनों तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। अल्जेब्रिक तरीके से देख लो। तो अगर यहाँ पे इनपुट ए दे दिए तुम, अगर इनपुट यहाँ पे ए गया तो यहाँ पे अगर इससे भी तो एक जाएगा, तो बी यानी ए डॉट बी, यही तो गया, बिल्कुल यही गया। अब उसके बाद देखो बी, यहाँ पे क्या होगा, बी और डॉट, ए का जो आएगा वो नॉट से होते हुए जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये वाला वायर या फिर जो भी कॉम्बिनेशन है वो इससे टच नहीं है, ऐसे जो दिखाता है ऐसे कर्व में ना, तो नॉट से जा रहा है, यानी कि ए जो गया होगा वो ए बार यही आएगा। अब देखो आर में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नॉट बार यहाँ पे, तो पहले के लिए मैं लिख रहा प्लस, और दूसरे के लिए बी डॉट ए बार। तो यहाँ से अगर वाई आउटपुट देख लो तो क्या आने वाला है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, बी। अगर बी कॉमन लेते हो तुम्हारा a प्लस ए बार आएगा, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा दे रहा है, एक्चुअली ध्यान से देखो तो ये r के लिए दे रहा है ना, एक तरीके का r है, यानी कि अगर 1 दोगे तो उल्टा कर देगा 1, तो भी 1 आएगा। अगर इसको 0 दोगे तो उल्टा करके 1 कर देगा, यानी a और a बार जो भी इनपुट दोगे वो उसका उल्टा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं, पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी y इज इक्वल टू बी सिंपली। अब यानी कि तुम इससे तुरंत निकाल लोगे ट्रूथ टेबल कि जब b में 1 होगा तभी ये आउटपुट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे केस क्या होता है, ए और बी और वाई, अगर 1 1 तो 1 आ जाएगा, क्योंकि बी 1 है, इससे मतलब ही नहीं है।
0 1 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, और 1 0 करोगे तो 0 आएगा क्योंकि b 0 हो गया, और 0 0 करोगे तो 0 आने वाला है। यानी यही वाला ट्रूथ टेबल तुम्हारा सही होगा। और ट्रूथ टेबल तुम्हारा किस नंबर पे है? अच्छा, इसमें थोड़ा चेंजेज है, तो चेंजेज क्या है? कुछ नहीं चेंजेज है, मतलब ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो वो बात वही है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हालांकि ऑप्शन तो आपको यहाँ दिखाएगा नहीं, यही आंसर सही है ना, आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे तरीके से भी मैं, चलो अब तुमको ये अलजेब्रिक करने नहीं आता हो क्योंकि थोड़ा सा नौसिखिया हो, मतलब थोड़ा कम जानते होगे गेट के बारे में, मतलब जो कन्फ्यूज रहता हो ये अलजेब्रा करने में, है ना, जल्दीबाजी में पढ़ के गए हो तो एग्जाम में क्या करोगे भाई। पर हमारे पास है कॉमन सेंस ना, 1 1 देने और 1 ये सब लेना ना, 1 0 1 0 करने का कहानी तो हमें पता रहता है ना। इस वजह से हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको मिटाई दें, और मैं डायरेक्ट बताता हूँ। चलो इसको मैं मिटाता हूँ इसलिए कि तुमको दिखाऊँ, यहाँ पे लिखूंगा 1 और ये एंड और आर और नॉट गेट जानते रहना चाहिए तुमको। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही तुम यहाँ से 1 दे दिए, इसी का देखो 1 1 यानी 1, तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये 1 तो यहाँ पे 0 जाएगा, और यहाँ पे 1 यानी यहाँ तो आया 0। इसमें देखो ये तुम्हारा 1 और 1 यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब कि 1 आया ना, 1 बिल्कुल आएगा भाई। देखो 0 1 यानी और एंड है ना, एंड में दोनों चाहिए तभी 1 आता है, यानी कि 0 और इसका दोनों देखो, इधर से जो गया ये 1 ही गया, और इधर से जो गया वो 1 1 1 दोनों मिला के 1 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड के लिए देख लो, सेकंड के लिए यहीं पे कॉमा करके दे देते हैं, सबके लिए 0 1 है, यानी ए में 0 इसमें 1। तो अब देखो भाई कि इसमें जब 1 दे दिया तो यहाँ पे कॉमा 1 ही जाएगा, और इसमें तो 1 ही गया, इधर से देखो क्या है 0 तो 1, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो 1 आने वाला है। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आया तो उधर 1 आना तय है, क्यों? क्योंकि वो आर है भाई, 0 2 चाहे 1 2 साथ में, यानी इधर जो भी आया हो मुझे नहीं पता, बट नीचे का मैंने देखा तो 1 आ गया, समझ में आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट के लिए देखो 1 यानी 1 और 0 दे रहे हैं, तो ये तो 0 गया, यानी यहाँ पे 0 आना था, यानी 0। बट इसमें देखो क्या होगा, इसमें तो देखो यहाँ से तो 1 गया क्योंकि यही 1 दे रहा है ना, 1 गया, और इधर से 0 गया, यानी कि ये भी 0 दे देगा क्योंकि इसका 0 आखिरी वाला जा रहा है ना। तो बताओ कि अब आर है, आर में दोनों 0, तो 0 तो देना भाई बनता है। अब आर वाला इतना मेहनत नहीं कर पाया कि 1 निकाल के दे देना, नहीं दे पाता है। हाँ ये तो तुमको पता भी होगा। और 0 0 आया, जब 0 0 सब जाएगा तो 0 करके देगा, देख लो, नहीं तो 0 0, जब 0 जाएगा तो 0 करना तय है, और इसमें से 0 जाएगा तो ये भी 0, यानी 0 0। तो तुमको मिल गया दोनों तरफ से। यानी अलजेब्रा करने आपको आता है तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, अगर नहीं अलजेब्रा करने आता थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर निकाल के आएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। तो अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द ABC, द रिलेशन ऑफ दे दिया है, द परसेंटेज एरर दे दिया है सबका, ये भी दे दिया है, सब दे दिया है, सब कुछ दे दिया है भाई। चलो तुमको भी दिख रहा होगा, इधर दिया हुआ है क्या, Q इज इक्वल टू A⁴ B⁴ C2। तो बताओ इसको अगर तुम फ्रैक्शनल एरर में लिखो तो यही लिखोगे। अब मैक्सिमम एरर लिखते हैं, यानी कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में ही लिखा जाता है, यानी कि देखो ऐसे लिखोगे ना, 4 डेल्टा A/A प्लस 3 डेल्टा B/B प्लस 2, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना तो ऊपर जाके प्लस हम लोग ले के चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरर की बात हम लोग करते रहते हैं, इसीलिए ये तुम्हारा आया। अब देखो A, B और C में तुम्हारा ये परसेंटेज एरर पहले से ही दिया हुआ है। A में तुम्हारा परसेंटेज एरर है 3%, B में तुम्हारा 4% और C में तुम्हारा 5%। तो देखो है ना, तो जब इसमें तुम 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100, ताकि परसेंटेज बन जाए। ये भी 100, यही होता है परसेंटेज। अब सब परसेंटेज में बन गया, ये सब परसेंटेज में चला गया। तो बताओ कि जब ये परसेंटेज एरर होगा तो डेल्टा Q/Q, ये हम लोग परसेंटेज एरर लेने वाले हैं। तो 100 का मल्टीप्लिकेशन ये परसेंटेज में आएगा। जब इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये है, यानी ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद आया हुआ है, यानी ये पूरा का परसेंटेज एरर 100 मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा परसेंटेज एरर है, यानी यही है, दे दिया है पहले से ही। यानी 4 × 3 प्लस ये 3 बाहर ही है, मल्टीप्लाई इसका देखो इस पूरा का, इसमें 100 का मल्टीप्लाई रहेगा तभी ये। देखो फ्रैक्शनल एरर में जब फ्रैक्शन के पार्ट में लिखा हुआ है तो फ्रैक्शनल एरर होता है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाता है, और परसेंटेज एरर की वैल्यू पूरी की पूरी दे दिया है। तो 4% के लिखते चलते हैं यार, प्लस 2 × 5%। तो तुम्हारा आया कितना, 12 12 10, यानी 34% यही तुम्हारा आंसर है। यानी कि इसमें Q में परसेंटेज एरर इतना 34, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3, यस।
इन AC सर्किट वोल्टेज द करंट आर गिवन बाय, दिया हुआ है वोल्टेज और बोल रहा है करंट, अच्छा वोल्टेज एंड करंट बोथ गिवन है, ठीक ना। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है, यानी कि पावर एवरेज पूछ रहा है। तो तुमको पता होता है क्या, V इंटू आई होता है, लेकिन AC के लिए क्या होता है, IRMS। अरे यार VRMS रूट मीन वैल्यू स्क्वायर है ना, IRMS इंटू कॉस फाई। व्हाट इज द फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। AC करंट में वेव चलती है तो उसमें फेज डिफरेंस आता है, ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा था तुम्हारा, क्या दे रखा है, V इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी की जगह 100 टी दिया है, और प्लस पाई बाई 3, और I इज इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है कितना, ये भी 100 साइन 100 टी प्लस 0। देखो ये 100 टी ही था, ये वाला इसमें है, फेज डिफरेंस पाई बाई 3 इसमें है, तो यही फेज डिफरेंस है तुम्हारा इतना फाई। और तुम्हारा ये I नॉट और ये V नॉट, ये और ये I नॉट, तो VRMS और IRMS इसका अपन रूट ऑफ 2 होता है, यानी कि P एवरेज यही होता है ना, V नॉट अपन रूट ऑफ 2 इंटू I नॉट अपन रूट ऑफ 2। क्यों, क्योंकि VRMS V नॉट अपन रूट ऑफ 2, IRMS I नॉट अपन रूट ऑफ 2 इंटू कॉस फाई। इनकी वैल्यू रख दो, V का 100 अपन रूट ऑफ 2, ये भी 100 अपन रूट ऑफ 2, ये मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं कर देना, और डेसिमल जो कहेगा वो पागल, पाई बाई 3। तो देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, ये तो हो जाएगा 2, तो 250, यानी कि 5 के आगे 3 0 इंटू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, पाई बाई 3 की वैल्यू 60, यानी 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि तुम्हारा 2500। ये आएगा आपका वैट, 2500 वैट। अब हम कहें कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ आ गया, मेरा आंसर मिल रहा नहीं है, हमारा आंसर 2.5 है, तो इसका मतलब हम लोग कुछ गलती तो कर ही दिए हैं। हाँ, गलती यही किए हैं कि ये तुम्हारा मिली एम्पियर में है, यानी कि तुमको एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ का अरे इसी को एम्पियर में बदलोगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर इज इक्वल टू, इतना एम्पियर नहीं लिखते हो यार, वही तो है, कन्वर्ट करोगे तो ये 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, तब 10⁻³ का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना भाई, जो छूट गया था उधर से, तो आएगा ना तुम्हारा 2.5 वाट। तो ये है तुम्हारा पावर, एवरेज पावर डिसिपेटेड फॉर 25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर एट 1.38 ATM गिवन, K इज इक्वल टू, अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दे दिया है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है तुम्हारा 25 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट क्यूब, हाँ मीटर क्यूबिक, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है कि प्रेशर भी दिया है कितना, 1.38 ATM से पैसा निकालने वाला ATM नहीं भैया, यहाँ प्रेशर है, प्रेशर लगा देगा, और जब पैसा तुम्हारा उड़ जाता है तो भी प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो ये तुम्हारा होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। देख रहे हो कितना प्रेशर है भाई एटमॉस्फेयर का, ये 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतना पास्कल होता है ना, वही है 1 ATM इज इक्वल टू इतना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल में मिल जाएगा। अब क्या, हाँ अब कुछ नहीं, K भी दे दिया है तो K का लिख देते हैं 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन, यानी टेम्परेचर तुम्हारा केल्विन में आएगा अगर केल्विन के साथ रखें तो। और आंसर देखिए केल्विन में दिया है कि नहीं यार, हाँ सब ऑप्शन केल्विन में है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, हाँ लगा देंगे, लगा नहीं देंगे लिख देंगे ना, कहाँ लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे क्या लगा, भाषा समझो, भावना, भावनात्मक लगाव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यस, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल, जब नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर अपॉन एवोगैड्रो नंबर यही लिखते हैं ना, इंटू जब आर करेंगे ना तो ए वाली वैल्यू जो होती है ना R/N ए देता है K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बताओ कि N के जगह पे ये होता है, यही होता है, हाँ यही होता है, याद कर लो, नहीं याद होगा तो N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पर क्यूबिक में रखा हुआ है, और उसके बाद
एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आएगा क्या, नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, तो ये होगा। लेकिन इसमें अगर आर का मल्टीप्लाई और करते तो क्या आएगा, यानी कि तुम अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो पी वी इज इक्वल टू के, नहीं पहले एन के टी। कहो सर बड़ा कन्फ्यूजन आप कर दिए, कुछ नहीं कन्फ्यूजन, इतना ये है तुम्हारा एन, तो एन के जगह पे इतना रखोगे, के साथ उठा के ले जाएगा के, बोलता कुछ और हूँ करता कुछ और हूँ, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ये है तुम्हारा एन, उसके साथ जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे आर के साथ तो आर अपान एन ने वो के बन जाता है, इतना ही बात है बस। तो ये हो जाता है तुम्हारा। तो यहाँ से तुमको क्या चाहिए था, वॉल्यूम ना, पूछ क्या रहा है भाई हम लोग का, अच्छा टेम्परेचर पूछ रहा है बच्चा, वॉल्यूम तो दिया हुआ है कितना पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया था उसको। तो देखो यहाँ पे T इज इक्वल टू कितना पी वी बाई एन के, एन कैपिटल एन के, तभी तुम्हारा पर यूनिट वॉल्यूम दिया ही था, तो यानी कि ये यूनिट में आया, यानी 1 होगा। प्रेशर तुमको दे दिया था 1.3 इंटू 10⁵ पास्कल। अब 1 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इतना तो हम लोग बच्चे नहीं हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 इंटू 10⁻25, ये सब कर देंगे तो ले दे के स्वाहा। जूल पर केल्विन होता है बट हमसे उससे क्या ही मतलब। तो यहाँ पे देखो यार ये तो गया यस, और इसको मोटा मोटी मान ले यार 1.01 की वैल्यू थोड़ा माइनस ही कर दे यार, अप्रॉक्सीमेटली देख लो। तो ये देखो 25 मतलब यहाँ पे 2 बचेगा, ऊपर जाके माइनस कर देगा, यानी यहाँ इसमें -2 होगा ना, यहाँ से देख लो ये -3, 25 में से 23 जाएगा तो 25 में से 23 जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 10 टू द पावर 3, यानी 1000। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यानी कि 500 आएगा कि नहीं, यही है तुम्हारा 500 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली आएगा क्योंकि 8.0 है तो थोड़ा सा डेसिमल में आती वैल्यू, लेकिन कोई नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यही तुम्हारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तब भैया अगला की तरफ बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, आसान से आसान क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं। ये वाला पेपर में आसान है, यानी नॉर्मलाइज करके डाउन किया होगा इसमें कि बच्चों को बेचारे करके गए होंगे खुशी खुशी के हमारे, जो घटाया होगा नॉर्मलाइज करके। चलो देखते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज टाइड टू अ स्प्रिंग मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर मेकिंग 10 RPM। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पॉइंट पाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है। यानी कि तुम्हारा ये है, सर्कल बढ़िया बनाता हूँ तो कभी कभी गड़बड़ाता हूँ। देखो ये है तुम्हारा, ये स्टोन है जिसका मास है 900 ग्राम, मतलब कि किलोग्राम में लिखोगे तो यही आएगा बिल्कुल, ये मास है। और इसका आरपीएम यानी कि ओमेगा दिया हुआ है 10 आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। और एक राउंड जब करोगे तो 2 पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट, तब क्या एक चक्कर काटोगे तो कितना आता है यार 360 डिग्री, उसको रेडियन लिखते तो 2 पाई रेडियन। तो बताओ कि ये 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई एक चक्कर का और 10 चक्कर इधर काट रहा है पर मिनट, हमको चाहिए पर सेकेंड यानी 60। अब ये आ गया तुम्हारा रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द ओमेगा। अब इसको डिवाइड वगैरह करा जाएगा थोड़ा तो π/3 आ जाएगा, यस रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा भी पा गए तुम। अब बोल क्या रहा है, सब सही है, बस बोल यही रहा है कि यहीं पे जो टेंशन इधर लगेगा ना T, इसमें मास है ना, तो बताओ कि अगर ये रोटेट कर रहा है यानी कि इसमें एक फोर्स इधर भी लगेगा, कितना लगेगा, अरे यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बैलेंस करेगा टेंशन को, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन का F(c) ये होता है mv²/r। और तुम्हारा r भी दिया था 1 मीटर, देख लेंगे क्वेश्चन में देख लेना। और v इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ कैपिटल लेते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। तो बताओ इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा m(r ओमेगा² आएगा कि नहीं भाई, r² से एक r काट देगा, ये तुम्हारा t आएगा। अब तुमको बस वैल्यू रखनी है, तो t इज इक्वल टू 0.9 kg। यूनिट लिखने की आदत है थोड़ा मेरी, भूल जाता हूँ, क्या भूलता हूँ, यही कि भूल रहा हूँ नहीं यूनिट लिखना, क्योंकि वहाँ पे हमें राइटिंग और यूनिट नहीं दिखानी है, वहाँ पे कैलकुलेशन फटाक से करके आंसर दिखानी है ना। तो ये आया तुम्हारा π/3, यस। तो ये आया तुम्हारा 9,
हाँ ठीक तो बात है, 9 आएगा तो यहाँ पे 0.1 बन जाएगा और ये 1 ही है, पाई स्क्वायर है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी दिया है एकदम आसान करने के लिए। अब बताओ भाई कि हम तो सही कर दिए कि गलत? गलत हो गया मास्टर, क्योंकि इसका वेट भी होगा mg। ऐसे तो मैं हूँ गलत करता हूँ भाई, तो इसमें बताओ mg करेंगे कि नहीं करेंगे? और यहाँ पे भी प्लस mg होएगा, बिल्कुल होएगा। तो ये तो तुम्हारा इधर रह गया प्लस mg, हाँ यहाँ पे mg भाई। तो चलो इसको कॉमन ही करते हैं, मास कॉमन कर देंगे। तो अब कहोगे तुम कि सर बवाल मत करो, यहीं पे लिखो, तो ठीक है लिख दे रहा हूँ भाई, जैसी तुम्हारी आज्ञा। ये है तुम्हारा g, इसकी वैल्यू भी 9.8 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा 9.8 आ गया। और देखो 9.8 नहीं आया भाई, देखो ध्यान से देखो तो 9.8 को कॉमन कर दो, कितना बढ़िया, यहीं पे लिखते हैं। चलो 9.8 को कॉमन, 0.1 अब प्लस 0.9, भूलने का भले फायदा हो गया। देखो 10 आ गया ना, और 10 नहीं 1 आया, क्योंकि पॉइंट वाला है बात, 1 आया यानी 9.8 न्यूटन। तो थोड़ा भूलने का ही फायदा हो गया। और नहीं भी भूलते ना, देखो क्या होता है, यहाँ से m कॉमन करते ना तो वैल्यू रख के आते तो भी वही सब बन जाता, ऐसे ही कुछ बन के आता बेहतरीन। सर बुलवा रहे हो, यही सही है तरीका? नहीं, उससे भी हो जाएगा, मैंने करके देखा था, पढ़ाने से पहले करके देखा था, तो उस तरीके से किया था, उससे भी टेक्निकली आया था बेस्ट। बट ये भी बढ़िया है तरीका, आंसर तो सेम ही रहेगा ना, बस तुम कैलकुलेशन में टाइम कैसे बचाओगे, यानी कि स्मार्टली बिहेव करोगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं बिहेव करोगे तो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर अग्रसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द बॉब ऑफ पेंडुलम वाज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 मीटर, एल इज इक्वल टू 10 मीटर। और बोल रहा है ना कि द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 मीटर इफ डिसिपेट 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड ऑफ विच द बॉब अराइव्स एट द लोवेस्ट पॉइंट। यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से बॉब तुम्हारा ऐसे रखा हुआ था, ये बॉब था तुम्हारा, तो बताओ कि ये देखो यही तो इसका एल है, लेंथ जो बांधा हुआ था, तो यहाँ पे आया यही लोवेस्ट पॉइंट पे, तो कुछ ऐसे ही घूम के आया होगा। हाँ सर्कल के पीछे मेरे मत जाना, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक। तो जब ये एल है तो बताओ कि यहाँ पे mgl होगा कि नहीं? हाँ भाई वहाँ रुका था, वहीं छोड़ के बोला यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आते आते इसकी बची कितनी, 10% तो डिसिपेट हो गई, 10% एनर्जी लॉस। तो इसकी यही वाली एनर्जी थी क्योंकि वहाँ रुका हुआ था, हाँ वहीं से इसे छोड़ा, स्पीड यहाँ पे स्पीड आगे कुछ, इसमें कुछ भी होगा, यही भी पूछ रहा है। तो बोल रहा भाई यहाँ पे बचा कितना, 90%, यानी कि 0.9 टाइम्स, बिल्कुल 100 का डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे करके तब आता है 0.9%, यानी कि यहाँ पे एनर्जी कितनी बची, यही इनिशियल एनर्जी का लॉस करके 10% लॉस करने के बाद 90% बची थी, वही एनर्जी इतनी है। तो बताओ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, बट थोड़ा सा लॉस कर गया, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, हवा में थोड़ी कहानी बनती है, क्या लॉस करता है। तो देखो तो ये बचा कितना, 9 mgl, पॉइंट है ना, कटा v इज इक्वल टू √2, 1.8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और g इंटू एल, जी तुम्हारा 10, इसमें 10 दे दिया था जी, और l भी दिया है मतलब 100, यानी कि 180 0.0। अब यही तुम्हारा v है, देखो v कितना आएगा 36 5 जा, हाँ मतलब 6√5, ये है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड होगा, अंश है, यूनिट वगैरह का ख्याल रखते रहना। दिस वन इज द, और ये मैं प्रीवियस जब मैं लेक्चर मतलब हाँ वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक में पढ़ा रहा था ना, तो उसमें ये सवाल कराया था, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ, जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। If the distance between object and its 2 times magnified virtual image produced by curved mirror 15 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, बताता हूँ कैसे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी कि देखो मैग्नीफाइड इमेज तभी बनता है जब कॉन्केव मिरर होता है, और भी ऑब्जेक्ट का कहाँ रखा होता है, फोकस और पोल के बीच में, एफ और पी यानी पोल होता है ना, इसके बीच में जब रखा है तो इसका इमेज कहीं इधर बनता है, बड़ा सा बनता है, हाँ थोड़ा बड़ा बनता है इससे, और थोड़ा दूरी बनता है ना। तो देखो ये है यू वी, पोजीशन ऑफ इमेज, और ये है यू, है ना, तो ये नेगेटिव में है और वो पॉजिटिव में है, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि यही इतना दूरी, यही 15 सेंटीमीटर है, यही बोल रहा है। तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे, यानी कि u
प्लस भी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, है ना, यानी ऐसे कर दें, ये तो प्लस में ही रहेगा। तो बताओ कि यहाँ से हम लोग भी इज इक्वल टू निकाल लें पहले 15 माइनस यू। अब हमें पता है कि 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड है, मतलब कि 2 टाइम्स अगर इमेज बन रहा है तो मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्निफिकेशन इज 2, तो क्या होगा कि भी बाई यू नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव में ही होता है, और ये भी नेगेटिव में ही होगा, तभी तो पॉजिटिव में आया है ये। देखो यार, क्यों ये नेगेटिव में ही है, इधर यू नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, इसीलिए उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v बराबर u 2u। अब यहाँ से तुम v की वैल्यू रख दो इधर 15 माइनस u इज इक्वल टू 2u, तो ये हो जाएगा 3u इज इक्वल टू 15, तो u बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लोग पहले ही कंसीडर कर लिए थे माइनस, तो ये आएगा -5 सेंटीमीटर। अब जब ये है वो 2 टाइम्स होगा और इधर होगा, तो यानी कि ये 10 सेंटीमीटर। अरे वो सी मैग्निफिकेशन से देख लो यार। तो हम लोग लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मिरर v प्लस 1/u, ये माइनस में रखेंगे, हाँ वो रखेंगे ही, वहाँ से 10 माइनस 1/5, ये आएगा तुम्हारा 1/10, वो भी माइनस। ये है तुम्हारा f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आंसर। फोकल लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड मिरर, दिस इज द this mirror also called as a magnifying mirror, है ना। क्वेश्चन देखो, 2 पार्टिकल्स x एंड y हैविंग इक्वल चार्जेस, यानी कि चार्ज दोनों पार्टिकल पर सेम है, बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। देयर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई r1 r2 रिस्पेक्टिवली, देन द मास ऑफ रेशियो x एंड y, यानी कि x और y पार्टिकल का मासेस का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो हमें पता है फॉर्मूला कि फार्मूला से पहले जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर मोशन में, चाहे इधर तो डिपेंड करता है ना कैसा है। तो देखो, तो जब वो सर्कल में घूमने लगेगा तो उसकी रेडियाई आ जाएगी, यानी कि अगर वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में घुसा तो क्या होता है, क्यू भी भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है और उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि उसको बैलेंस करता है, यही है ना। तो यहाँ से तुम अगर निकालो r इज इक्वल टू, तो ये भी एक कैंसिल हो गया, एम बी बाई क्यू बी हुआ, बिल्कुल क्यू बी हो गया, हाँ हो गया। तो अब देखो ये है m इंटू भी, यानी एक तरह से देखा जाता है मोमेंटम, ऐसे लिख दो कैपिटल P, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं, तो √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m अपान q इंटू बी, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि r इज इक्वल टू, तुम इसको लिख सकते हो √2 काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू भी, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऐसे लिखते हैं, q इंटू भी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, बट वो चेंज हो रहा है, यानी इसी से एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो वही उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, यानी q इंटू भी और m। तो देखो ये भी तुम्हारा सब कुछ आ गया, चार्ज वगैरह सेम ही था ना, तो दोनों देखो ध्यान से, तो r प्रोपोर्शनल टू √m आया, बिल्कुल आया। अब तुम कहोगे सर r इज इक्वल टू यहीं प्रोपोर्शनल टू m आ रहा था, जो यहीं से करके जाएगा वो गया, यहीं गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से एक्सेलरेट हो रहा है ना। भी डायरेक्टली हमें नहीं पता है, बट काइनेटिक एनर्जी पता है। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है और पोटेंशियल सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो तुमको समझ में आया होगा, ये सेम है दोनों के लिए, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सेम थी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रूट के अंदर आएगा। और यहीं पे आप लोग गलती करके बैठ जाते हो। तो देखो अब इसको लिखो अगर r1 अपान r2, तो देखो इसको स्क्वायर करेंगे ना, रूट रहेगा उधर, तो m1 अपान m2 लिख देंगे, यही लिखेंगे। और इसी का रेशियो ये पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा इसमें है फर्स्ट नंबर ही करेक्ट है, लेकिन सेकंड नंबर करेक्ट। देखो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट फ्रॉम 2 आइडेंटिकल सोर्सेज आर सुपर इम्पोजिंग ऑन अ स्क्रीन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट्स रीचिंग एट पॉइंट स्क्रीन इज दिया हुआ है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं ना आमतौर पे, तो 7 λ/4, यस यही दिया हुआ है। और बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज, यानी कि
हमें किसी पॉइंट पर जब फेज डिफरेंस यानी पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस उसमें होगा, और फेज डिफरेंस जब मिलता है यानी कि अगर 5 फेज डिफरेंस हो तो क्या होता है कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस अपॉन 2 ये होता है। और फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 7 लेमडा बाई 2 नहीं 4, तो ये गया। तो बताओ उधर आया कितना, ये 2 यानी कि 7 पाई बाई 2, ये है तुम्हारा फाई, वैल्यू रखो इधर। तो आई मैक्स तुम्हारा यही पूछ रहा है, और आया कितना है, चलो इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 2 यानी कि 7 पाई बाई 4 कह सकते हो बिल्कुल। अब ये है, अब देखो कैलकुलेटर तुमको मिलता है नहीं, तो ऐसा वाला क्वेश्चन कितने तो यहीं गड़बड़ा जाएंगे। बट समझो इस चीज़ को करेंगे कैसे, बड़ी आसानी से करेंगे। तुम यहाँ पे सिंपली कर दो ऐसे 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 ऐसे। अगर इसी को तुम ऐसे बांटना चाहो तो देखो क्या करोगे, 4 पाई ज़्यादा हो गया, 2 पाई अब माइनस 7 पाई बाई 4, गलत हो गया ना, ये है पाई बाई 4। अब देखो कि 4 2 8 पाई, 8 में से पाई जाएगा 7 पाई बाई 4 यानी इतना तुम लिख सकते हो। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, यानी ये पहुंच गया तुम्हारा कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वही का वही रह जाता है, यानी कि ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 1:2, यानी कि इंटेंसिटी उस पॉइंट पर और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो 1:2। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 27 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स इफ द सरफेस टेंशन इज t देन टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी। इतना सिंपल सवाल पूछा हुआ, कितना सिंपल है। टोटल वर्क डन यानी टोटल वर्क डन होता क्या है, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस एरिया पे ही सारा कहानी चलता है टेंशन के लिए, सरफेस टेंशन के लिए। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक बड़ा सा बॉल है, ड्रॉप है, हाँ लिक्विड ड्रॉप बड़ा सा है जिसका रेडियस r है, और बोल रहा है कि उसको 27 इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कोई भी ड्रॉप होगा तो उसका वॉल्यूम ही छोटा छोटा बना होगा ना, यानी वॉल्यूमेट्रिक पार्ट्स देखेंगे। 4/3 पाई r³ कैपिटल, बड़के वाले का, छोटका वाले का स्मॉल ले लेते हैं, दिया हुआ है कि नहीं, चलो नहीं दिया हुआ है, हम अपने से r स्मॉल मान लेंगे। देखो स्मॉल r यानी कि 27 टाइम्स अगर कर दें तो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा वॉल्यूम के, क्योंकि वो 27 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मी को 27 बार में भाग डिवाइड कर दें फिर जोड़ दें तो उतना ही मिलेगा कि नहीं, वही है। तो देखो 4/3 पाई स्मॉल r³, ये सब कैंसिल। इसमें देखो तो अगर r इज इक्वल टू देखो 3 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/3, इसको है हाँ चेंज इन सरफेस एरिया। तो बताओ बाबुआ कि सरफेस एरिया यानी फाइनल सरफेस एरिया यानी कि 27 इंडिविजुअल पार्ट्स में जो डिवाइडेड है उनका सरफेस एरिया, और माइनस इनिशियली जो पहले बड़का वाला था उसका सरफेस एरिया, यानी कि वर्क डन डायरेक्ट में लिखूंगा t, और सरफेस एरिया आप सबसे छोटका का 27 टाइम्स है ना, 27 लिख दूं पहले ही, पाई r², 4 पाई r², क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ड्रॉप स्फेयर होता है तभी तो हम लोग देख रहे हैं भाई स्फेयर। अच्छा ये वॉल्यूम कहो सर बोले नहीं इसीलिए हमें समझ में नहीं आया, तो तुमको इतना तो समझना पड़ेगा कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो देखो 4 पाई r², स्मॉल r मतलब इतना, r/3 का स्क्वायर है ना, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 3 जा, ध्यान रखना 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और माइनस कितना 4 पाई r², बड़का r इनिशियल वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, टूटने के बाद फाइनल, पहले वाला इनिशियल। तो बताओ यहाँ से माइनस कर दें तो ये 12 हो गया ना, 12 में से 4 गया 8, यानी 8 पाई r² इंटू t, दिस इज द वर्क डन, ये है वर्क डन। तो ये आंसर नंबर आपका कितना है, पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन देखो, A bob of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point A such that it just, let me draw the figure first of all. ये है तुम्हारा सर्कल जो बना दे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मान लो भाई बना दिया। ये है नीचे तुम्हारा क्या, एक बॉब, इसको एक भी, चलो
एट लोवेस्ट पॉइंट ए, भी ऑफ ए दे दिया गया, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये इतना दिया गया, इतना दिया गया, इतना दिया गया, इतना मतलब कम, इतना कम दिया गया कि ये घूम के पूरा पूरा एक सर्कल बना देगा। यानी कि यहाँ जब पहुँचा पॉइंट बी पर तो इसकी स्पीड रहेगी भी ऑफ बी। तुम कहोगे सर इतना कम देना जब है तो यहीं तक पहुँचे, फिर उसके बाद भी जीरो हो जाए। तो जब भी जीरो हो जाएगा ना बाबू, तो इधर ना जाके वहीं से गिर जाएगा नीचे, क्योंकि बैलेंस करता है सेंटीपिटल फोर्स, इसका वेट तो नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी सेंटीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ रहेगा वही तो वेट बैलेंस करेगा इसको, तो भी कुछ रहेगा तभी तो आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, तो देखो यहाँ से यहाँ अब बोल रहा है कि आपको बताना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है ना, ए कि बी, ए बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या, अच्छा तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि ये रूट ऑफ 5gl होता है और ये होता है रूट ऑफ g इंटू एल। अच्छा, लेकिन जिसको याद नहीं हो क्या करेगा, तो सिंपली देखो, बहुत ही सिंपल कि एट द मैक्सिमम पॉइंट, एट मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा, mg नीचे, और ध्यान से देखो कि इस जो स्ट्रिंग तो लगी रहेगी लेकिन हमको इतना लोवेस्ट स्पीड देनी है, नीचे से इतनी कम देनी है, यही मिनिमम इतना कम दिया जाता है कि सर्कल कंप्लीट कर दे, बस यही बात है, इतना दिया जाता है। लेकिन हमको नहीं पता, ये तो हमने बोला कि याद रहेगा तो आंसर ही आ जाता, 5/1 आ जाएगा, 5:1, लेकिन हमें ये सब नहीं पता। तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे ही पहुँचा है तो टेंशन तो लगभग ना के बराबर हो जाए, क्योंकि मिनिमम स्पीड से इधर से निकल के आके पार करके सर्कल बना दे। तो भाई यहाँ पे mg और f ऑफ c सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर जाए अपने आप में, तो f ऑफ c इज इक्वल टू m इंटू जी, mv²/r, यानी v²/r इज इक्वल टू जी, और तुम्हारा r यहाँ l है। तो बताओ कि यहाँ पे v अगर निकालने एट पॉइंट b की बात ही तो कर रहे थे ये, तो बताओ v निकालेंगे तो रूट ऑफ जी l होगा कि नहीं, यही l उधर जाएगा, तो ये आ गया, देखो आया कि नहीं ऊपर। अब जब ऊपर वाला आ गया ना बाबू, तो तुम अप्लाई कर दो नीचे, देखो यहीं से, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी थी कितना नहीं पता, वही तो निकालने जा रहे हैं, प्लस 0, तो देखते हैं सीधे इधर काइनेटिक एनर्जी ऊपर तुम्हारा इतना आ गया, यानी कि हाफ mv² करोगे ना, हाफ mv², तो हाफ mv², यानी हाफ mgl। और देखो ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा कितना हाइट पर गया, यहाँ से वहाँ तक गया, यानी 2l चला गया, यानी 2 डायरेक्ट नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं mg इंटू 2l हाइट पर गया। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 2 हो जाएगा ना, इधर 5/2 mgl, और ये हाफ होता है, हाफ mv a² तो ये बताओ ये m भी गया और हाफ वाला भी गया, बचा कितना v a कितना आया, रूट ऑफ 5gl, जो मैंने पहले ही बताया था। और जब ये तुमको ये पता रहेगा तो तुरंत निकाल दोगे, और थोड़ा सा लेट हो जाएगा नहीं तो ऐसे निकालने में। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², m तो दोनों के लिए सेम ही होगा, v ऑफ a का स्क्वायर अपन हाफ mv ऑफ b का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे, दोनों रूट में थे ना, दोनों रूट में, तो कट के आएगा क्या, नीचे वहाँ तनी तेज से जाएगा तभी तो ऊपर आएगा, एक आ जाएगा, gl कट जाएगा ना बाबू। तो यानी कि इनका रेशियो आएगा 5:1, ऑप्शन नंबर। ये भी पहले वाले में मैंने कराया था जब पढ़ा रहा था, क्या वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक्स लेसन चैप्टर। अगला, वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज क्लैम्प्ड at one end. If the other end is pulled by force F, the length increased by L. If the radius of wire and applied force are reduced half of their original value, keep original length constant. हाँ, तो यहाँ पे तुमको पूछा हुआ है कि इंक्रीज इन लेंथ विल बी, यानी कि लेंथ कितना इंक्रीज कर जाएगा जब बाद में घटाया गया क्या, रेडियस और फोर्स। तो देखो जब कोई मटेरियल की बात करा जाएगा तो वहाँ पे यंग्स मॉडुलस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया पे लग रहा है क्रॉस सेक्शनल, और स्ट्रेन डेल्टा L/L, यही होता है। तो बोल क्या रहा है, चलो ये कैपिटल L मैं ले लूँ ना, लेंथ कैपिटल L। हाँ क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि पहले में तो ये इतना ही हुआ है, कितना, स्मॉल l, है ना, और फोर्स, अच्छा उसका रेडियस भी, चलो यहाँ पे लिख दे थोड़ा बढ़िया से यार। तो देखो F इंटू कैपिटल L, ये ऊपर चला जाएगा, वो A नीचे आ जाएगा, डेल्टा L की जगह पे L लिखते हैं क्योंकि दिया हुआ है, और A का वैल्यू πr², यही दिया था। अब फिर बोल क्या रहा है, सेकेंड टाइम में इफ़, चलो यहाँ पे थोड़ा समझो अच्छे से, F ये क्या हो गया, हाफ
और आर भी हाफ हो गया। हाँ यही बोल रहा है। तो क्या होगा, वाई तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, लेकिन ये सब हाफ हो गए, यानी कि F/2 इंटू एल अपान। अब ये पूछ रहा है कि डेल्टा एल कितना होगा, यही तो पूछ रहा है डेल्टा एल। इसमें तो पहले से बता दिया कि एल बड़ा था, लेकिन इसमें कितना चेंज होगा एल, डेल्टा आई मीन चेंज इन लेंथ। और बोल रहा है कि रेडियस भी मैंने हाफ ही कर दिया, तो r/2 का स्क्वायर। तो यही 4 होके ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा, कट कुट के 2 ही बचेगा। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, एफ एल ये इसी से बनाऊंगा मैं। चलो छोटा सा चौक हो गया ना भाई, ये कटेगा नहीं, इसको ध्यान रखना है। अरे यार नहीं कटेगा, मैं काट दिया, एल रहेगा ना, पाई गया, r² गया, यानी ये ऊपर जाएगा 4 और नीचे आएगा 2 से काटेगा 2 बचेगा, यानी ऊपर 2। इसी में देखना नहीं, दोनों इक्वल है, क्योंकि ये यंग्स मॉडुलस मटेरियल के लिए सेम होगा, इसीलिए मैंने दोनों के लिए लिख दिया। तो देखो यहाँ पे चेंजेस कितना आने वाला है, ये है ना, हाँ कैपिटल एल भी तो गया ही है, बस यही बचा। तो अरे यार बस कुछ नहीं बचा, ऊपर 2, यानी 1/L इज इक्वल टू 2/Δl। तो बताओ डेल्टा एल कितना हुआ, 2/L नहीं 2L, ये हुआ, यानी कि 2 गुना बढ़ गया, यानी कि वो 2 गुना बढ़ गया, 2L के बराबर, ठीक ना। आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा है पता नहीं, 2 × 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्लैनेट टेक्स 200 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे हम लोग कैप्लर्स थर्ड लॉ अप्लाई करने वाले हैं। बहुत आसान है, ऐसा सवाल पूछता रहता है कैप्लर्स लॉ से, ये वाला क्वेश्चन आमतौर पर पूछता रहता है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पूछता रहता है। तो दिया है कि इनिशियली कितना, मतलब T1 200 डेज लिया, अगर रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, है ना। फिर बोल क्या रहा है कि T2 बताइए, वही बताना है कि सेकेंड टाइम जब ये R/4 कर दिया गया। तो हमको पता है यार कि पीरियड का स्क्वायर यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, एवरेज ऑफ, एक तरीके से एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें वो रिवोल्यूट कर रहा है। ये तो तुम समझते होगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, T1/T2, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, तो ये R1/R2 का क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, R/R/4 क्यूब, ये भी क्यूब है। तो R गया, वो 24 हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखते हैं 200 डेज अपॉन मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 4 ऊपर जाएगा क्यूब के साथ, तो आएगा 16 4 या 64। तो यहाँ से T2 निकालेंगे, ये आएगा √200 × 200/64, 200 × 200/64। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को 8 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 25, 8 2 या 16, हाँ 25, यानी कि T2 कितना आ गया तुम्हारा 25 डेज, जो 200 डेज के अंदर हो रहा था रिवोल्यूशन अराउंड सन, अब वो 25 डेज में कंप्लीट कर जाएगा। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 35 मेगाहर्ट्ज। फिर बोल रहा है कि ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी जो है उसकी वो किस में है, आई कैप में, एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, E इज इक्वल टू किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर दे रखा है 9.6 G वोल्ट पर मीटर, दिस इज यूनिट, एंड डायरेक्शन वाई एक्सिस में दिया हुआ है ना। तो देखो अब एक चीज़ समझो, पूछ रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के साथ। तो देखो एक चीज़ तो तुम जानते हो ना कि जब वेव प्रोपागेट करती है, मान लो कि तुम्हारी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है ना, और ये है वाई डायरेक्शन में E, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे करती है, जेड में चली जाएगी, यानी कि अगर ये जे में रहेगी और ये आई में है तो ये के में चला जाएगा। यहाँ से तुम निकाल सकते हो सिंपली। अब क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेव मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है, यही होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज, और प्रोपागेशन उनके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि तीनों डायरेक्शन में होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यानी तीनों डायरेक्शन में आना तय है। और अब पूछ रहा है
कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, लेकिन v इज इक्वल टू हम ऐसे देखो, ये है तुम्हारा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू E क्रॉस b, और ये देखो ये तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैं लिखने जा रहा था, इसलिए हाँ ये है देखो, क्यों, क्योंकि जब मैं मैग्नीट्यूड देखा। और अभी एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ, एक चीज़ और समझो, यहाँ से वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चल रही होगी, तो यानी कि जो ये है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, यानी वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। जब वेव का मोशन को प्रोपागेशन कहते हैं। तो देखो ये यानी E क्रॉस B है, तो इसका दे रहा है, यानी यहाँ से निकाल सकते हो तुम ऐसे भी, मैंने K निकाल के दे दिया, B किस डायरेक्शन में होगा K, और यहाँ से भी तुम देख लो यही होगा, इसका क्या है I कैप, और E का तुमको J कैप दे दिया है, तो क्रॉस यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे K कैप होगा तभी तो I कैप, J क्रॉस K करेंगे तभी तो I कैप निकल के आएगा, यानी B K में है। दोनों तरीके से निकल के आया कि नहीं, और तुमको समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब देखो ये मैग्नीट्यूड की बात तो थी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर लेने वाले हैं तो देखो ये वाला मैग्नीट्यूड इससे इसके एक मैग्नीट्यूड से कट जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड मान के चलें तो ये बचा, तो यानी कि देखो ध्यान से, तो V इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे देखो, V इज इक्वल टू E बाई बी, यानी V इज इक्वल टू E बाई बी। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा ना, तो यहाँ से B इज इक्वल टू देख लें तो E बाई भी, और V क्या C होता है यार, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो स्पीड ऑफ लाइट ही तो है एक तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलती है। तो देखो इसकी वैल्यू दे दिया है 9.6, जे वो कैप की बात ही नहीं रहेगी, मैग्नीट्यूड रख लें यहाँ पे 3 × 10⁻⁸, माइनस नहीं भाई +8, तो देखो ये 3.2 10⁻⁸ टेस्ला, ये है 3.2 10⁻⁸ टेस्ला, और डायरेक्शन तुम्हारा K कैप में रहेगा। दोनों तरीके से समझ में आ गया, तो इस बात का ध्यान रखना, तुम यहाँ से लगोगे निकालने डायरेक्शन ना भाई, तो गलत करके चले जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन में जब पहुँच जाते हैं तक, आंसर तक पहुँच जाते हैं ना, तो इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, गलत तो होने का चांस 50% बढ़ गया, 50% रहेगा, लेकिन तुक्का मार सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 तो एलिमिनेट हो गया ना, ऑप्शन 2 ही बचे, बट हम तो डायरेक्शन निकाल लिए यार, यहाँ पे तुक्का क्यों मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हुए, इन द गिवन सर्किट दे दिया है। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे सर्किट फास्ट बना रहा हूँ, ये है रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसको जोड़ा हुआ है एक बैटरी से, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 1 ओम। तो बोल रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें करंट कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे R इक्विवेलेंट अगर देख लें तो इसका देखो ये दोनों पैरेलल में है और दोनों सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, 4/2 हो जाएगा, यानी 2 ओम का हो जाता है, और तुम निकाल भी सकते हो। यानी कि देखो ऐसा बन गया ना सर्किट कुछ हमारा, यानी ये 2 ओम, ये भी 2 ओम हो गया इक्विवेलेंट, इन दोनों का पैरेलल में है, और ये 10 ओम से जुड़ा, 10 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो देखो आई क्या होगा, V बाई टोटल R इक्विवेलेंट, तो V10 R इक्विवेलेंट अपॉन 5, 22415, यानी तुम्हारा आया 2 एम्पियर, यानी कि करंट जो जा रहा है वो 2 एम्पियर का जा रहा है। कितना जा रहा है? 2 एम्पियर जा रहा है। तो जब 2 एम्पियर इसमें से होते हुए जाएगा तो इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज, हाँ पूछ क्या रहा है, सवाल ही क्या पूछ रहा है भाई, मैं भूल गया यही सवाल किधर गया, अरे यार, करंट इन R3, ये तुम्हारा R3 रेजिस्टेंस कौन है, R3 ये, हाँ ये वाला R3 है, ठीक है। तो R3 रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 गया, तो देखो इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी कि 2 ही एम्पियर जाएगा, तो V बराबर कितना आया, 2 × A, यानी रेजिस्टेंस I × R, तो 4 आ गया, 4 वोल्ट, यानी इनके और इनके बीच 4 वोल्टेज है, कितना है, 4 वोल्ट है। तो बताओ कि इसमें करंट तुम नहीं निकाल दोगे, कैसे, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज दोनों के लिए सेम होगा, V बाई R, यानी 1 एम्पियर। तो ऑप्शन इतना आसान, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखो अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम में दे दिया है। अब पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, यानी कि तुम्हारा x इज इक्वल टू दिया हुआ है t³ - 6t² + 20t + 5, ये t है। तो देखो बोल रहा है कि हमें बताओ एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो वेलोसिटी बताना है, तो यानी कि पहले v इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा d/dt ऑफ x, यही इसको कर देते हैं तो क्या आएगा 3t² - 12
मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस 20, वो 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें वेरिएबल दिया ही नहीं है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, dy/dt ऑफ v, तो ये तो तुम्हारा v है, तो इसको कर दो तो 6t -12 आएगा, ये 0 हो गया। तो इस पे बोल रहा है कि ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ से उधर भेज दो, यानी कि t = 2 सेकेंड, 12/6 हो जाएगा 2 सेकेंड। तो अब बोल रहा है कि वेलोसिटी, तो ये 2 इसमें रख दो, तो वेलोसिटी कितनी 2 4 12 -24 +20, यानी कि -4 +8 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। ये वाला सेक्शन आज का आसान है, सेक्शन ये आसान है। n moles of polyatomic gas F = 6 must be mixed with 2 mole of monoatomic gas so that the mixture behaves as a diatomic gas. The value of n, यानी कि सेकेंड जो मोनोएटॉमिक गैस है उसका n कितना है ये पूछ रहा है। तो अब ये देखो दिया हुआ है F = 6, F1 मान लो इसको F1, क्योंकि n नंबर ऑफ, ये है n नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मिक्सड विथ 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक, यानी कि 2 मोल, एक तरह से इसको कह दे N1, हाँ, और N2 = 2 मोल मोनोएटॉमिक है, तो इसका F कितना होगा, यानी यहाँ पे लिख दे यार F2 = 3। अरे भाई मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और ये पहले का दे दिया था। अब बोल रहा है कि मिक्स होने के बाद बिहेव्स लाइक अ डायाएटॉमिक गैस, यानी कि डायाएटॉमिक जब गैस होता है तो कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं ना एक दूसरे से, दिस इज मॉलिक्यूल, यानी एटम एक दूसरे से ऐसे ऐड होते हैं, तो यानी कि 3 3 6, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इसका 6, लेकिन -1 एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब बाधा, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगा। तो ये मिक्स्ड का है, मिक्स का m से मिक्स मैं कर रहा हूँ, तो फार्मूला अप्लाई कर दो मिक्स के लिए, क्या होता है F1 N1 + F2 N2 / N1 + N2। तो इसमें वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ से रखना शुरू करते हैं। चलो 5 आएगा, क्योंकि मिक्स्ड की तरह बिहेव करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। डायटॉमिक के लिए याद रख लेना यार, एक कांस्टेंट होता है, याद रखना 5 लिख के चलना, आता रहता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो देखो F1 तुम्हारा दिया हुआ है 6 और N + F2 इसका 2 मोल 3 6 अपॉन ये है n + 2। तो देखो इधर हो जाएगा 5n + 10 = 6n + 6। इसको इधर भेजो, उसको उधर ले आओ, यानी कि n = ये इधर आ गया 4, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारा कितना है 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन द टीनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। बहुत सही कह रहा है, रदरफोर्ड ने यही एक्सप्लेन किया था कि कंसंट्रेटेड होता है, पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस पे, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, लेकिन सारा पॉजिटिव चार्ज इधर होता है ना, ये न्यूक्लियस ही तो पॉजिटिव होता है, यानी कि एक टीनी पार्ट में, छोटे से हिस्से में क्या होता है कि पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, यही बोला था रदरफोर्ड ने। अब आगे क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यानी ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड, एन एटम इज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट is a special case of Rutherford's model? No, this is the case of थॉमसन मॉडल, जिसमें वो बोलता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड के तरह फैले हुए हैं और न्यूक्लियस से एक क्लाउड का फॉर्मेशन टाइप का करते हैं। ठीक है, तो सेकंड ट्रू नहीं है, फॉल्स है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई दिया हुआ है और फ्लक्स यहीं पे कर देते हैं सॉल्व। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तुम्हारा कितना 6I + 5J + 3K, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन के साथ दिया था वेक्टर, और तुम्हारा क्या दिया है एरिया वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है I कैप मीटर स्क्वायर, तो ये भी होगा न्यूटन पर कूलम। अब बोल रहा है कि फ्लक्स बता दो, फ्लक्स मतलब φ = E.A, वेक्टर के फॉर्म में यही होता है ना,
डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट का सिर्फ इसका और इसके साथ ही होगा, उनके साथ तो 0 हो जाता है, यानी इसका इसके साथ 180, यही है। हाँ यही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन पर कूलाम होता होगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम कर दो, या तुम अपना और भी देख सकते हो, वोल्ट मीटर, है ना, पर कूलाम। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया आई थिंक। तो जय हिंद, थैंक यू।